अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जी, क्योंकि एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है, बहुत ज़्यादा बड़ी गिरफ्तारी हुई है। मैं बात कर रही हूँ साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज़ हमीद साहब की। और ये वो एक किरदार हैं तारीख़ के जो कि आप समझ लीजिए कि अपोजिशन और हुकूमत या पीटीआई या पीएमएलएन दोनों के लिए ही नापसंदीदा हुए, और दोनों से उन्होंने आप कह लीजिए कि लानतान भी सुनी है, तनकीद भी सुनी है। और ये क्या मामला है उनकी गिरफ्तारी, क्योंकि आमतौर पर तो हम ये देखते हैं कि इदारे में इस तरह से किसी के ख़िलाफ़, इतने बड़े ओहदेदार के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ आमतौर पर तो हम नहीं देखते, और इस हद तक तो बिल्कुल ही नहीं देखते कि गिरफ्तारियां भी हो रही हों और कोर्ट मार्शल भी हो रहे हों। तो ये सब क्या हुआ? डीजीआईएसपीआर की तरफ से बयान जारी हुआ कि जी जनरल फैज़ हमीद को ना सिर्फ ये कि तहवील में ले लिया गया, बल्कि उनके कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो ये बहुत बड़ी खबर थी आज पाकिस्तान के लिए। इसके पसे पर्दा क्या कुछ है और इसके साथ साथ कितनी कहानियाँ जुड़ी हैं, आपको अभी तफसील बताते हैं। इसके साथ साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायम मकाम चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने भी कुछ ऐलानात किए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद कुछ मज़ीद आने वाले मंजरनामे के हवाले से चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी आज जनरल फैज़ हमीद की ही बात होगी। जनरल फैज़ हमीद साहब को बेसिकली जो गिरफ़्तार किया गया है, तो वो टॉप सिटी स्कैंडल में गिरफ़्तार किया गया है, और ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी था, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में ही जो रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत की गई थी, उसके बाद जो इंक्वायरी हुई थी, तो उसके बाद ये बताया गया है डीजीआईएसपीआर की तरफ से, या आईएसपीआर के बयान में जो बताया गया वो यही कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में जो इंक्वायरी की गई है, उसके नतीजे में साबिक डीजीआईएसआई जनरल फैज़ हमीद साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। और ये मामला तो वैसे हाउसिंग सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने का, उसके जो मालिकान थे उनके ऊपर किसी भी तरह टॉर्चर कह लें आप, या उनको तंग करने, या अपने ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए नाजायज़ उसमें मुदाखलत करने और इस तरह के मामलात के हवाले से था। ज़ाती मफादात की खातिर उन्होंने उनको और उनकी फ़ैमिली को जो है वो टॉर्चर किया या उन्हें परेशान किया, और उनको पूरी सोसाइटी को नुकसान पहुंचाया। तो ये सारा अरबों का स्कैंडल था। उसके बाद ये बीच में मामला रुक गया, क्योंकि बहुत पुरानी जो है पूरी गेम चल रही थी, कोई अभी रिसेंट वाक़या नहीं है। और फिर बीच में ये दब भी गया, फिर बीच में इसके ऊपर मज़ीद कार्रवाई भी हुई। तो अब जो इसमें जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी है, वो बड़ी मायने ख़ेज़ है, क्योंकि जिस टाइम पे ये हो रही है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जनरल फैज़ हमीद के बारे में आप सब जानते हैं कि शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि वो इमरान खान साहब के बड़े फेवरेट हैं, बड़े मोतमद ख़ास हैं, यानी जिस पे इमरान खान साहब बहुत एतमाद करते थे। बज़ाहिर ऐसा लगता था, क्योंकि उसकी एक वजह भी थी कि इमरान खान साहब ने उनको थोड़ी अरसा ज़्यादा चीफ़ रखने की ख्वाहिश का इजहार किया था, जबकि उस वक्त के आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा उनको उहदे से हटाना चाहते थे। लेकिन उनकी जो तौसी थी वो काफ़ी देर इमरान खान साहब ने एक नोटिफिकेशन को होल्ड करके रखा, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब के जो जनरल बाजवा के साथ मुख्तलिफ़ मौक़ों पे ताल्लुकात ख़राब हो रहे थे, तो उनमें एक वजह भी थी कि आईएसआई के जो डीजी थे जनरल फैज़ हमीद साहब, उनको इमरान खान साहब जल्दी मूव नहीं कर रहे थे, जबकि उस वक्त के आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा जो मौजूदा डीजीआईएसआई हैं नदीम अंजुम साहब, उनको बनाना चाहते थे डीजीआईएसआई। तो बहरहाल इस मामले के ऊपर भी काफ़ी मामला लटका, और फिर इमरान खान साहब और जनरल बाजवा के दरमियान मज़ीद इसमें आप समझ लीजिए कि फ़ासले भी आए, और इसके ऊपर वो ज़्यादा खुश नहीं थे इमरान खान साहब से कि उन्होंने उनके कहे के मुताबिक फ़ौरी तब्दीली क्यों ना की डीजीआईएसआई की। लेकिन इससे ये भी तासुर गहरा हो रहा था कि इमरान खान साहब जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर बड़ा एतमाद भी करते हैं, और लोगों ने तो ये भी इसके ऊपर ख़बरें देनी शुरू कर दी कि इमरान खान साहब उन्हें आइंदा आर्मी चीफ़ बनाना चाहते हैं। जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन ख़त्म होगी, तो उस वक्त जी आर्मी चीफ़ जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद साहब को बनाया जाएगा। तो ये ख़बरें बहुत ज़्यादा यकीन के साथ मार्केट में फैलाई गई या फैल गई। लेकिन इमरान खान साहब इस बात के हवाले से हमेशा तरदीद करते रहे हैं। उनका कहना था कि वो कभी भी ये नहीं सोच रहे थे कि वो उन्हें बनाएंगे या नहीं, ये कभी उनके माइंड में नहीं था। लेकिन नून लीग का ये पूरा मौक़िफ़ था हमेशा से कि जनरल फैज़ हमीद साहब उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ मुक़द्दमात में और उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्विस रहे हैं, और उनका ये भी कहना था कि
जनरल फैज़ हमीद साहब इमरान खान साहब के साथ बाकायदा गठ जोड़ करके आगे 10 साल का प्लान कोई बना रहे हैं जिसमें वो आर्मी चीफ़ बनेंगे और इमरान खान साहब जो हैं वो आगे भी अपोजिशन को दीवार से लगाकर और अपनी जो मुद्दत है उसको बढ़ाएंगे वगैरह वगैरह। तो वो पूरी एक जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ चार्जशीट देते हैं PMLN वाले। उसके बाद लेकिन हमने देखा कि जिस तरह से गवर्नमेंट चेंज हुई, जो कुछ हुआ वो सब अब तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन उसके बावजूद भी जनरल फैज़ रिटायर होने के बावजूद भी जब नदीम अंजुम साहब DGISI बन गए और आर्मी चीफ़ मौजूदा आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब बन गए, तो जो जनरल फैज़ हमीद साहब थे वो खुद ही अपने ओहदे से सुबकदोश हो गए। अगरचे उनके कुछ महीने अभी बाकी थे लेकिन उन्होंने पहले ही रिटायरमेंट ले ली थी। और ये आमतौर पर रिवायत है कि जब कोई आप में से जूनियर बन जाता है आर्मी चीफ़ तो फिर जो सीनियर हैं वो खुद ही रिटायर हो जाते हैं। तो वही जनरल फैज़ हमीद ने भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो ख़बरों से कभी आउट नहीं हो सके, क्योंकि उसके बाद भी बहुत कुछ जब होता था ऐसा जिसमें लगता था PMLN को कि कहीं PTI को फेवर मिल रही है या कोई PMLN पीछे किसी वजह से हो रही है, तो उन्हें हमेशा एक पंचिंग बैग की तरह फैज़ हमीद नज़र आ जाते थे और वो हर चीज़ का इल्ज़ाम इस बात पे लगाते थे कि इसके पीछे भी जनरल फैज़ हमीद हैं और अभी भी सिस्टम में फ़ैज़ हमीद की बाक़ियात हैं जो किसी न किसी तरह PTI को सपोर्ट कर रही हैं, इमरान खान की सहूलतकार हैं। तो ये वो तमाम कहानी है जो हम हमेशा सुनते रहे हैं। हत्ता कि जब बाजवा साहब के साथ PMLN की डील भी हो गई तो उसके बाद बाजवा साहब को वो डायरेक्ट मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराते थे बहुत सारे मामलात में, लेकिन जनरल फैज़ हमीद को बहरहाल वो तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। अब ये सारा मामला एक तरफ, लेकिन उसके बाद अभी बड़ी दिलचस्प ये सूरत हाल है कि जनरल फैज़ हमीद साहब की जो इसमें गिरफ्तारी हुई है वो बेसिकली हुई है टॉप सिटी स्कैंडल में, लेकिन इसके हवाले से अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ लें पेंडोरा बॉक्स की तरह खुलती चली जा रही है, क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो 9 मई का वाक़या हुआ है उसके भी सहूलतकार रहे हैं, उसके भी एक अहम किरदार रहे हैं और इदारे के अंदर से बगावत करवाने के लिए जनरल फैज़ हमीद साहब जो थे वो सरकर्दा रहे और उनकी पूरी इसमें एक मुआवनत शामिल रही है। तो ये इल्ज़ाम भी अब उनके ऊपर लग गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तक भी ये लोग भी बात कर रहे हैं कि जी कुछ मुज़ाकरात जो इमरान खान साहब से पसे पर्दा किसी भी लेवल पर हो रहे थे उसमें भी जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। तो ये एक नैरेटिव जो है वो पूरा जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ हमें सुनने को मिलता है, लेकिन हालात ये हैं कि PTI भी जनरल फैज़ हमीद साहब को उस तरह से ओन नहीं करती और ना ही वो कभी इस बात के लिए तैयार हैं कि जनरल फैज़ हमीद बड़े उनके साथ कोई लॉयल रहे हैं। बल्कि ख़बरें तो ये भी है कि जब रजीम चेंज का ये सारा मामला चल रहा था तो उसके बाद ही इमरान खान साहब के जनरल बाजवा और जनरल फैज़ से ताल्लुकात तकरीबन ख़त्म हो चुके थे और इमरान खान साहब समझ गए थे कि जनरल बाजवा जो भी नून लीग के साथ व्हीलिंग डीलिंग कर रहे थे, और वो तो अब 2019 से हो रही थी, ये तो सबको पता चल चुका है, जो ख्वाजा आसिफ ने भी स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड दी हैं। तो इमरान खान साहब को इस बात का आइडिया हो चुका था कि जो कुछ भी जनरल बाजवा कर रहे हैं ये ऐसा तो नहीं कि वो अकेले कर रहे हैं, ज़ाहिर है पूरी तरह फैज़ हमीद साहब की मुआवनत भी उनके साथ थी और ये जो कुछ भी खेल खेला जा रहा था इमरान खान साहब के हुकूमत के ख़िलाफ़ वो पीछे पूरा उसमें इन्वॉल्व थे दोनों। तो इमरान खान साहब के लिए अब जनरल फैज़ हमीद साहब भी शायद उतने काबिल एतबार नहीं रहे थे। तो इस लिहाज से भी अब ये हैरत की बात है कि 2023 में जो 9 मई का वाक़या हुआ है, क्या अभी तक भी उसमें जनरल फैज़ हमीद साहब का किरदार हो सकता है? फिर एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि गिरफ्तारी उनकी हो रही है टॉप सिटी के केस में, लेकिन जो उनके ऊपर आज सारा दिन मीडिया ट्रायल होता रहा है वो होता रहा है 9 मई के हवाले से, और सारा दिन ये बात होती रही है कि जी बेसिकली इदारे ने पैगामात दिए हैं। एक पैगाम तो इदारे ने ये दिया है कि 9 मई वालों को हम नहीं छोड़ेंगे, और जब हम अपने ही इदारे में बैठे लोगों को आउट कर सकते हैं, उनका कोर्ट मार्शल कर सकते हैं, उनको गिरफ़्तार कर सकते हैं, उनकी मराहत ख़त्म कर सकते हैं, तो फिर आप सोच लीजिए कि जो सिविलियन इसमें मुलविस थे तो हम उनको कैसे भूल सकते हैं या उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं, उनकी माफ़ी तलाफ़ी कैसे हो सकती है, इमरान खान को भी कैसे छोड़ा जा सकता है। तो ज़्यादा एक राय इसमें यह आ रही है कि बेसिकली उन्होंने ये एक मैसेज बड़ा क्लियर कट दिया है कि 9 मई के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दूसरा जो इसमें एक बहुत अहम पहलू है जो बहुत ज़्यादा डिस्कस होना चाहिए वो ये है कि हो भी रहा है इनफैक्ट कि ये एक जो गिरफ्तारी है ये बहुत हद तक हमें जो इदारा जाती तकसीम है उसकी भी मज़हर लगती है, क्योंकि आम तौर पर हम देखते हैं कि एक कंटिन्यूटी रहती है चीज़ों की, और उसमें हम ये देखते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि इतनी आसानी से आप कोई साबिक DGISI या साबिक आर्मी चीफ़ के ऊपर हाथ डालें, उनको गिरफ़्तार कर लें।
تو یہ گرفتاری یہ بھی شو کرتی ہے کہ کوئی ادارے کے اندر سے ریفٹ بھی چل رہی ہے، اور 3-4 کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ مرکزی کردار ہیں، اور ہر کوئی پاور گیم میں ہے اس وقت، اور ہر کوئی ان ہے اس وقت. تو جب یہ آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کچھ گروپس بنے ہوئے ہیں، اور ہر کوئی گروپ جو ہے وہ اپنے طور پر پاور ہنگری ہے اور کسی اور طرف دیکھ رہا ہے، کسی اور کے ساتھ رابطوں میں ہے، تو ایسے میں پھر جو ادارے کی ڈویژن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی بعض اوقات ایسے لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں. تو یہ جو ایک گرفتاری ہے اس نے یہ بھی تھوڑا اندیا دیا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ادارے کے اندر بھی کوئی اس طرح کی تقسیم جو ہے وہ موجود ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ بھی شیئر کی جا رہی ہے کہ جو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اگر کسی لیول پہ مذاکرات ہو رہے تھے یا کوئی بات چیت کی کوشش ہو رہی تھی کہ معاملات کو نارملائز کیا جائے، تو بظاہر لگتا ہے کہ وہ بھی سبوتاژ ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایک تھیری یہ بھی مارکیٹ میں گردش کر رہی ہے کہ فیض حمید صاحب بھی کہیں شاید ان مذاکرات میں کوئی پارٹ کر رہے تھے اور پھر اب ان کو گرفتار کر کے یہ سارے مذاکرات کو بھی سبوتاژ کیا گیا ہے. عمران خان صاحب تو جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں نہ اچھا نہ برا کوئی خاص نہیں اتنا کہتے. جنرل باجوہ کے بارے میں وہ بڑے کلیئر ہیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ جو کیا ہے اس کے نتیجے میں یہ سارا ملک پیچھے گیا، اور وہ جس طرح تنقید کرتے ہیں وہ سب آپ کو پتہ ہی ہے. تو بظاہر اب اس سارے سینیریو کے بعد 2-3 چیزیں ہیں انٹرسٹنگ. یہ ساری آپشنز تو نظر آ رہی ہیں، لیکن اب 2-3 سوال بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ کیا 9 مئی ہو یا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ٹاپل کرنے کا معاملہ ہو، یا PMLN کے ساتھ مذاکرات اور ڈیلنگ کی بات ہو، یہ سب کیا آئینی تھا، اور کیا یہ صرف فیض حمید صاحب کر رہے تھے اور وہ کیا اپنے طور پر کر رہے تھے، اور اس وقت کے آرمی چیف کو کوئی ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا. تو اگر ان سب چیزوں کے خلاف آپ کارروائی کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک چارج ہے ان کے خلاف کہ بعد از ریٹائرمنٹ بھی انہوں نے بڑا کچھ کیا ہے، تو پھر اس صورت میں تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ پھر کیا جنرل باجوہ کے اوپر اس طرح کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے ماتحت ایک افسر اپنی مرضی سے بہت سے ڈیسیجن لے رہا ہو اور لوگوں سے مل رہا اور باتیں کر رہا ہو؟ تو یہ بھی ایک بہت اہم سوال جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے. پھر ٹاپ سٹی کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے تو اس میں بھی بہت سارے ملزمان نامزد تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ صرف اکیلے فیض حمید صاحب کی گرفتاری ہو جائے اور ان کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے؟ تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اس حوالے سے بھی اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے. اب بظاہر لگ رہا ہے کہ نون اور قاضی صاحب دونوں خوش ہیں، کیونکہ قاضی صاحب کو آج 2 وکٹریز ملی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی 3 سیٹیں اور چھین کر PMLN کو دے دی ہیں، تو اس کی وجہ سے ایک تو ان کو سیٹسفیکشن اس لحاظ سے ملی ہوگی کیونکہ خان صاحب کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک اپنا ریونج والا جذبہ رکھتے ہیں. دوسرا جو ان کا ایک بہت امپورٹنٹ حریف تھا وہ جنرل فیض حمید تھے، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جنرل فیض حمید کے ہی ایما کے اوپر ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا گیا تھا، اور اس لیے آج ایسا بظاہر لگتا ہے کہ ان کا یہ والا بھی جو ایک کہیں غصہ تھا اس کو بھی کہیں انتقام کی آگ کو شاید ٹھنڈک ملی ہو. کیونکہ اکثر کیسز میں ہم نے دیکھا کہ قاضی صاحب جو ہے نہیں بھی بات ہو رہی ہوتی تھی تو جان بوجھ کے جنرل فیض حمید کا کوئی تذکرہ ہوتا تھا تو وہ ان کا ذکر کر دیتے تھے، تو کہیں نہ کہیں ان کی مائنڈ میں وہ چیز تھی. تو اب آج کے دن ان کو 2 بڑی کامیابیاں ملی ہیں. ایک تو ان کے جو ان کے خلاف ریفرنس میں ملوث تھے جنرل فیض حمید صاحب، ان کے خیال سے تو وہ ایک تو گرفتار ہوئے، اور دوسرا خان صاحب کو بھی آج انہوں نے اچھی خاصی چوٹ پہنچائی ہے. تو یہ 2 کامیابیاں تو آج قاضی صاحب کو بہرحال ملی ہیں. لیکن کیا یہ عارضی ہیں یا مستقل ہیں؟ کیونکہ اب میں آپ کو اگر یہ تو ساری وہ تھیریز تھی جو چل رہی ہیں مارکیٹ میں، لیکن اگر میں آپ کو اپنا تجزیہ دوں تو مجھے تو حالات بہت الجھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے تک واقعتاً یہ خبریں چل رہی تھیں کہ کچھ سیریس چیزیں ہیں کہ جن کو نارملائز کرنے کے لیے معاملات کو کوشش کی جا رہی ہے. انٹرنیشنل پریشر بھی ہے، معیشت کی بھی صورتحال ہے، اس کی وجہ سے بھی ایک دوسری سوچ بھی پنپ رہی ہے کہ معاملات کو کسی طرح بہتری کی طرف لے جایا جائے. لیکن جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اس میں تو لگ رہا ہے کہ لڑائی اور بڑھے گی، معاملات ٹھنڈے ہونے کی بجائے شاید بڑھ جائیں گے. لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ یہ معاملات جو ہے یہ بالکل اب لگ رہا ہے کہ کوئی لاوے کی صورت میں پھٹ نہ پڑے. اور عمران خان صاحب نے بھی آج اڈیالہ جیل میں جو گفتگو کی، انہوں نے کہا ہے کہ عوام کا ایک لاوا جو ہے وہ اس وقت ایسے لگ رہا ہے پک کر تیار ہو چکا ہے جو کسی بھی ٹائم پھٹ سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بظاہر یہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ کوئی ہمیں سمودھ ہوتے نظر نہیں آ رہے، بلکہ اس میں اور بے چینی اور زیادہ ہمیں آپ غیر یقینی کی صورتحال کہہ لیجئے وہ دکھائی دیتی ہے. کیونکہ اب خان صاحب بھی بظاہر لگ رہا ہے کہ فرنٹ فٹ پر آنے والے ہیں. ان کی طرف سے بھی یہ سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ اب وہ کال دیں گے. آج PTI نے بھی جو پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو قاضی صاحب نے اب یہ فیصلہ دیا ہے ہم اس کو ریویو کے لیے دائر کریں گے درخواست. تو یہ ان کا انہوں نے کہا ہے.
जनरल फैज़ हमीद के बारे में पीटीआई ने कोई इतना उन्हें डिफेंड करने की कोशिश नहीं की, कहा है कि जी अंदरूनी मामला है और जैसे भी वो समझते हैं करते फिरें। लेकिन ये सारी चीज़ों के बाद बज़ाहिर जो मुझे तो यही ख्याल नज़र आ रहा है कि मामला जो हैं वो संगीन हद तक आगे बढ़ रहे हैं और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इन तमाम चीज़ों से कोई बहुत हमें अगर हम ये कहें कि स्मूथली कुछ चीज़ें हो जाएंगी तो ये थोड़ी सी सूरत हाल जो है वो मुश्किल नज़र आ रही है। लेकिन बहरहाल लेट्स सी कि क्या होता है। ये एक बहुत बड़ी ख़बर थी गिरफ़्तारी की, और इससे पहले अगरचे कुछ और जर्नैल हैं जिनके ख़िलाफ़ गिरफ़्तारियाँ हुई या कोई पहले रिटायर हो गया या किसी को ओहदे से सुबकदोश होना पड़ा, तो मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ अंजाम भुगते हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जिस अंदाज से ये चीज़ें हो रही हैं ये काफ़ी मायने ख़ेज़ भी हैं और आप समझ लीजिए कि पुरअसरार भी हैं, क्योंकि एक कोई वजह नहीं बन रही, लग रहा है कि पीछे पूरी एक खिचड़ी पक रही है और इस खिचड़ी के बाद क्या सूरत हाल बनेगी ये आइंदा चंद दिनों में अब वाज़े होने जा रहा है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।